हेलो। हॉबी डूबी डू के आज इस लाइव सेशन में हम एक नए इंसान से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है विराज अशोक कावड़िया, जो कि पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने की शुरुआत ही कर रहे हैं। तो आज ये कुछ एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करने वाले हैं। हम इनसे डायरेक्ट बात करने के लिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते विराज, ये टाइम आपका कैसा गया? मतलब कोविड का टाइम था और सबको ही बहुत प्रॉब्लम हुई, आप भी सेफ होंगे ही, बट ये टाइम आपका कैसा गया? मैक्सिमम सेव है। मतलब युवा शक्ति फाउंडेशन को 13 साल हो गया, पर कंसिस्टेंटली इतना काम हम लोग कभी कर नहीं पाया। कोरोना के दरमियान आपको हर रोज लॉकडाउन में हर रोज कुछ ना कुछ नया कार्य करने का मौका मिला, तो काफी बिजी और काफी मेमोरेबल, काफी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला समय रहा। अच्छा, तो आप कोविड के वक्त घर में कोई भी नहीं था, आप कंटिन्यूअसली समाज के लिए कुछ ना कुछ? सुबह 6 बजे से रात में 11 बजे तक कंटिन्यूसली बाहर। मुझे आप बताइए कि युवा शक्ति की संकल्पना आपके माइंड में कहाँ से शुरुआत हुई? युवा शक्ति ये फाउंडेशन स्टार्ट करना है और इससे समाज के लिए हम कुछ नया करेंगे, ऐसा कहाँ से आपके मन में आया? सितंबर 2008 में दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और उस टाइम पे काफी सारी जगहों पे ऐसे आतंकवादी हमले चल रहे थे। और उस टाइम का जो सिनेरियो था, जो न्यूज़ के माध्यम से पता चला, तो ऐसे था कि पुलिस को इंटेलिजेंस ब्लेम कर रहा है, इंटेलिजेंस को पॉलिटिशियंस ब्लेम कर रहा है, तो ब्लेम गेम चल रहा था। और उस बीच ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को, युवाओं को आगे आके जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि देश हमारा, तो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग कुछ करेंगे। तो उसी प्रेरणा के साथ में कुछ तो करना है, एग्जैक्टली पता नहीं था, यंग एज थी, मेच्योर्ड भी उतने नहीं थे, तो कुछ तो शुरू करना है। दोस्तों में वो विचार साझा किया और हम लोगों ने शुरुआत की। और मैं एक बात चेक कर लूँ क्या, मतलब आवाज़ आ रही या नहीं आई? कोई रिप्लाई करेगा वहाँ पर? आप कमेंट्स में देखकर बताइए। आवाज़ का मुझे कोई फीडबैक दे सकता है? ओके, सो हम आवाज़ थोड़ी बड़ी रखते हैं, तो उससे मुझे एक बताइए कि पॉलिटिक्स में शुरुआत जब करते हैं तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में अपना करियर की शुरुआत करूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने दम पर, अपने एजुकेशन के दम पर पॉलिटिक्स में कुछ करूँ? तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आप भी किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाओ तो वहाँ पे अगर आपको बैकग्राउंड रहेगा तो थोड़ी बहुत आसानी होगी, आपको एक रास्ता मिलेगा, मतलब उस रास्ते पे चलना कैसे, वो डायरेक्शन मिलेगा। और कोई चीज नई तौर पे आप करते हो तो आपको सीखने के लिए थोड़ा समय लगेगा, उस चीज पे फर्मली चलने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर मुश्किल होती है ऐसा मेरे को नहीं लगता। तो इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि आप अच्छे इंटेंशन के साथ में अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो तो लोग आपको बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। मेहनत जरूर करनी पड़ती है, पर मुश्किल ऐसे होती है ऐसा मेरे को तो नहीं लगता। पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि पॉलिटिक्स में आए तो आपका बैकग्राउंड हो, और एजुकेशन कितना मैटर करता है? एजुकेशन ही पॉइंट हमारा रह गया है, ये एजुकेशन पॉइंट ही कितना मैटर करता है उस चीज को लेकर? एजुकेशन मतलब किसी भी चीज को आप समझने की कोशिश करते हो। अगर कोई बिजनेस कर रहे हो आप, उसके अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन आपको करवाने होते हैं। कोई बिजनेस कर रहे हो तो टैक्स भरना होता है, वो किस तरीके से उसके कॉम्प्लायंसेस आपको पूरे करने हैं, तो एजुकेशन आपको हर जगह मस्ट है। और पॉलिटिक्स में भी आप सरकारी योजनाएं अगर आपके लोगों तक, आपके जनता के हित के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है, पर यह जरूरी है पॉलिटिक्स में कि अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो तो उससे रिलेटेड जो एजुकेशन है आपको वो लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एजुकेटेड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उस चीज का सेंस, उस चीज का पैशन होना जरूरी है, ताकि आप उस चीज के, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करें तो उसकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए वहाँ की, और उनकी जरूरतें कैसी है, और उसके ऊपर हम लोग कौन सी योजनाओं के माध्यम से काम कर पाएंगे, ये पता होना बहुत जरूरी है। आपने अभी तक क्या क्या काम किया है? मतलब आप बहुत सालों से हो, तो क्या, किस वे से आपने पहले स्टार्ट, हाँ कि मैंने ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था और इसके बाद फिर मुझे कंटिन्यूअसली बहुत सारे प्रोग्राम मिले, या मैंने बहुत सारी समाज सेवा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहा, ऐसा क्या पॉइंट था वो कि वहां से आपने शुरुआत की और कंटिन्यूअसली आज 7-8 साल शायद आपको हो गए हैं? बिल्कुल 13 साल हो चुके हैं। 13 साल हो, बहुत काफी लंबा समय हो चुका है। तो शुरुआत ऐसी थी कि पहला इंटेंशन ये था कि यूथ को किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में जोड़ना है। आप एजुकेशन ले रहे हो और उसी टाइम पे आपकी ग्रूमिंग हर तरीके से होनी चाहिए, और वो ग्रूमिंग होते हुए सोसाइटी को आपका बेनिफिट होना चाहिए, ऐसा हमारा इंटेंशन था। तो आज भी हमारा मेन फोकस वही है कि यूथ को आप कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में जोड़े रखें और उन्हीं के ग्रूमिंग के साथ में सोसाइटी का बेटरमेंट होता रहे। तो उसी से जोड़ के हम लोगों ने काफी सारी एक्टिविटीज की। पैट्रियोटिज्म आप यंग एज के लोगों में देखो तो वो देशभक्ति बहुत भर भर के भरी होती है, तो उस चीज को आप सही से अगर आप डायरेक्शन देते हो तो आप सोसाइटी के लिए अलग, बहुत ही अलग तरीके से काम कर पाओगे। तो वैसी सारी चीजों को हम लोगों ने मद्देनजर काफी सारी चीजें की हैं।
युवा शक्ति फाउंडेशन का वेबसाइट है, आप वो देख सकते हो। डिटेल्स अभी हर एक्टिविटी की बताना यहाँ पे उतना आसान नहीं है, लिमिटेड समय में हम लोग बात करते हैं, पर आप देशभक्ति पर लीजिए, आप हेल्थ रिलेटेड लीजिए, आप स्पोर्ट्स रिलेटेड लीजिए, आप हर सेक्शन में लीजिए, युवा शक्ति हर सेक्शन में काम करता है। यदि हमारा बैकग्राउंड नहीं है और मैं पॉलिटिक्स में काम करना चाहती हूँ, तो उसके बेनिफिट्स क्या और लॉसेस क्या है? क्या ऐसा होगा कि मैं यदि बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ तो ये फायदा है और ये इसके बहुत लॉसेस है? तो ये क्योंकि ना बहुत लोग डरते हैं, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं लीडरशिप मेरे साथ मेरे अंदर क्वालिटी है, बट मैं पॉलिटिक्स में उतरूंगी पर पता नहीं आसपास के लोग किस तरह से रिएक्ट, ये होता है क्या? ये एक्चुअली में सीरियसली, और इसका सही सही जवाब आप प्लीज दीजिए। बिल्कुल है कि आप अगर पॉलिटिकल पार्टी से आते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग किसी डॉक्टर को, हाँ। अगर जलगांव में कोई फेमस डॉक्टर है, आप उनके बेटे से मिलते हो, अगर वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, आप उनसे पूछोगे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो ये बहुत ही एक हम लोग ही प्रेडिक्ट करते हैं, स्टीरियोटाइप होता है कि वो डॉक्टर ही बनेगा, इतने बड़े डॉक्टर का बेटा है तो वो सही डॉक्टर बात है। बनेगा। तो हम लोग बहुत आसानी से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर वो पॉलिटिशियन का बेटा है तो वो पॉलिटिशियन ही बनेगा। नए आदमी को हम लोग नेता जल्दी मानते नहीं है जब तक वो अपने आप को सिद्ध ना करे। तो ये है कि आपको रेगुलर जो आप फैमिली बैकग्राउंड से अगर आते हो, उससे ज्यादा आपको, अगर आप क्लियर बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर लोग एक्सेप्ट करते हैं। मेरा और एक क्वेश्चन है आपको कि आप अभी पॉलिटिक्स में आए हो, सो आपकी भी काफ़ी अलग अलग सोच विचार करके आपने इसमें कदम रखा है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो पहला मोटिव क्या है पॉलिटिक्स में आने के बाद? आपका पहला मोटिव क्या है कि मैं आने के बाद यदि मैं जीतता हूँ या मैं कुछ करता हूँ तो मैं क्या चेंजेस करना चाहूँगा? मैं यूथ के लिए बोलो या सबसे पहले तो यूथ का, जो हम लोग बोलते हैं कि इंडिया का जो 35 मतलब अब 15 से 35 तक का जो पॉपुलेशन है वो 65% है लगभग। यूथ इतने बड़े मात्रा में हमारे पास में है, पर उसका जो से होता है सिस्टम में, हम लोग यूथ को बोलते हैं कि यंग इंडिया है, पर यंग इंडिया को सुना नहीं जाता बिल्कुल। तो यंग इंडिया की आवाज बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनी जाए, वो मेरी पहली कोशिश रहेगी कि यूथ को आत्मनिर्भर बनाना, उसकी आवाज को इतना सक्षम बनाना कि हर कोई उसकी आवाज को सुने और उसकी आवाज का एक डर हो कि अगर उसकी बात हम लोग नहीं सुनते हैं तो ये हमको बहुत नुकसान देने वाला है। ग्रांटेड ना ले, किसी भी तरीके से युवाओं को ग्रोहित नहीं लेना चाहिए किसी ने। ओके, मैं विराज, मैं आपको एक और सवाल पूछूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूँ, मैं हार गया हूँ, तो लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है बहुत बार कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मैं जीत गया हूँ तो मैं शायद बहुत कुछ बड़ा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है ना, कि बहुत बार ऐसा होता है कि यूथ खुद को मतलब साबित करते करते थक जाते हैं कि अभी मुझे बताना है कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, बट मैं हार गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे वैनिश हूँ। बिल्कुल। तो इस चीज को लेकर आप क्या बोलोगे कि मैं, जैसे आप इलेक्शन में खड़े थे और आप अनसक्सेसफुल नहीं बोल सकते, आपने कोशिश की बट वो एक लेवल तक नहीं बोले, बिल्कुल। तो हम इसको हार या जीत में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम उसको ऐसा बोलेंगे कि आपने कोशिश की है वहां तक पहुंचने की, क्योंकि बहुत से लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपका इंटेंशन है कि पॉलिटिक्स में आके इलेक्शन जीतना, हाँ। और सिर्फ वही पॉलिटिक्स होती है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इलेक्शन एक जरिया है किसी पद पे जाके उस संस्थान का। अगर मैं जैसे कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ा, अगर मैं नगर सेवक बोल के चुन के जाता तो कॉर्पोरेशन के माध्यम से कुछ और अच्छा, उसकी निधि का इस्तेमाल करके, अलग अलग योजनाओं का इस्तेमाल करके मैं अपने प्रभाग के लिए काम करता। हाँ। और अगर मैं हारा भी हूँ तो मैं उससे, मेरे को बिल्कुल भी पछतावा है ऐसा नहीं। हाँ, कुछ चीजें मैंने जरूर सुधारी है कि ये चीज कम रह गई, पब्लिक आउटरीच कम रहा होगा, लोगों को हम लोग प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पाए, या लोगों को ऐसा फील नहीं हो पाया कि हमारा नेता है, उन्होंने समाज सेवक बोल के एक्सेप्ट किया, पर वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लैक रही होगी। तो बदलाव आएगा, धीरे धीरे आएगा, पर उससे जीत या हार ये सब चीजें आपके भविष्य को डिसाइड नहीं करती। आपको सोसाइटी को और देश को सर्व करना है तो आप इलेक्शंस के तौर पे तो बिल्कुल ना सोचें, आप लंबा विजन रखें, आप 10-15 साल का प्लानिंग करें, उस हिसाब से प्लान करोगी तो बहुत ही अच्छा तरीका होगा। मतलब यूथ में ऐसे कभी हमें सोचना ही नहीं कि हम जीत रहे हैं, हार रहे तब छोड़ दो, बंद कर दो, मैं मेरा वे, पर हमको कंटिन्यूअसली इस चीज में कनेक्टेड काम रहना करना। बहुत जरूरी है। आप किसी इलेक्शन को ले लो, अगर हाँ। मोदी जी भी लड़ते हैं किसी हाँ, जगह हाँ। से, मोदी जी आजकल बड़े फेमस है प्रधानमंत्री, या आदित्य ठाकरे अभी वर्ली से लड़े, अभी आदित्य ठाकरे अगर वर्ली से लड़ रहे हैं, ठाकरे फैमिली का बहुत ही अच्छा काम है शिवसेना का मुंबई में, तो वो आसानी से चुन के आएंगे, हर किसी को लग रहा था, पर फिर भी कितने लोग थे जो उनके विरोध में खड़े थे। तो अल्टीमेटली आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम में, उस इलेक्ट्रल सिस्टम में पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी है, आपको आपका सवाल रखना है, मोदी जी हो या आदित्य जी ठाकरे, आप उनके विरोध में लड़ते हो, क्यों लड़ते हो? आप आपका सही बताने के लिए लड़ते हो। अल्टीमेटली पब्लिक जो सही है, जो उनको पसंद आता है, वो उनको चुनती है। तो इसका मतलब ये नहीं अगर मोदी जी लड़ रहे हैं तो वहां पे कोई और नहीं लड़ रहा, तो लड़ते हैं लोग क्योंकि उनको डेमोक्रेसी में विश्वास है। तो हम लोगों को लड़ना है, हमको जीत हार का सोचना नहीं है। विराज, मैं और एक सवाल पूछूंगी कि यदि आप आगे जीतते हो इन फ्यूचर, हम तो यही कामना करेंगे कि आप जीते, हमारे लिए कुछ नया करने की कोशिश करें,
कि हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि यूथ का माइंड, एक बोलते हैं ना कि यूथ की एक एनर्जी होती है, वो कुछ बदलाव करने के लिए वो उस एनर्जी के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग एक्सपीरियंस है उनके अंदर एनर्जी नहीं है, बट हमारा क्या रहता है ना कि यूथ है तो वो हमारे सोच विचार के साथ जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो आप यूथ के लिए क्या बदलाव करना चाहते हो? कि अभी की कंडीशन में मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा सवाल है, कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सेकेंड थिंग, कोविड की वजह से बहुत लोगों की जॉब्स चली गई है, तो आप इस चीज को लेकर क्या बोलेंगे? कोविड के कारण जो जॉब्स गई है उसका रीजन बड़ा तो यह है कि बिजनेस काफी सारे ठप हो गए थे, ऑफिस अगर चल ही नहीं रहा है। बिजनेस जो आपको देता है या आपको जो जॉब देता है वो कब देता है, जब वो अगर कुछ पैसा कमा रहा होगा। तो अगर उसको लोगों की जरूरत नहीं है तो वो अपने आप, वो कोई भी बिजनेस रन करना है आपको, तो आपको उस चीज का भी कितना पैसा आ रहा है और हम लोगों को कितने लोगों को रोजगार देना है। तो हम लोगों को ऐसा युवा चाहिए जो आत्मनिर्भर हो, वो खुद ही के भरोसे पे कुछ ऐसा बिजनेस खड़ा करे जो छोटा क्यों ना हो, पर आसपास के लोगों की जरूरतें वो पूरी कर सके और उसके माध्यम से वो कुछ पैसा कमा सके। तो वो एक बड़ा, अगर आप नौकरियों के पीछे भागोगे तो मेरे को नहीं लगता आने वाला वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। अपने छोटे मोटे स्केल पे क्यों ना हो बिजनेसेस के बारे में सोचना है, और आपको नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनना चाहिए। उस हिसाब से आप सोचोगे तो कुछ बदलाव होगा, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल समय है। पॉलिटिक्स में बहुत से लोग इसलिए उतरते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स में आए कि बहुत पैसा मिलता है, बैंक बैलेंस मिलता है। आपका क्या विचार है इस चीज को लेकर? एक्चुअल में ऐसा होता है? ये 10-20 साल पहले अगर कोई पॉलिटिक्स में आता और उस टाइम पे ये सोच के आता तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल होता अगर पैसे कमा रहे होते। पर अगर आज का कोई युवा पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो वो सिर्फ बदलाव और कुछ अच्छा करने के लिए आए तो बेटर है। अगर वो पैसे कमाने के लिए आएगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से करप्शन नहीं कर सकते, और अगर आपका वो इंटेंशन है तो आप पैसे कमा लीजिए, बिजनेस कर लीजिए। आपको क्यों यहाँ पे आना? इतने लोगों का विश्वास जो आपके ऊपर आएगा उसको भी आप विश्वास को तोड़ोगे, सोसाइटी को सर्व नहीं करोगे, अपने पद की गरिमा आप खराब करोगे। तो उससे बेटर है कि आप बिजनेस करो। पैसे कमाना है तो बिजनेस, और अच्छी सेवा करके थोड़ा बहुत पैसे में घर गुजारना है तो पॉलिटिक्स बेटर ऑप्शन। मतलब अभी की कंडीशन में इतने चेंजेस आए हैं कि हम पॉलिटिक्स में करप्शन करके पैसा नहीं निकाल सकते अब। ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी है और आप चीजें चेंज हो रही है, बहुत चीजें बदलाव हुआ है। और आप अगर कोई गलती से किसी तरीके से आप किसी चीज में घपला भी कर लेते हो तो कुछ सालों के बाद में आप बिल्कुल पकड़े जाओगे। तो इतना आसान नहीं है। और ऐसे एग्जांपल्स आपने देखे हैं, मतलब कितने सारे देश में ऐसे होम मिनिस्टर्स हैं कि उनके हाथ से सीबीआई के ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है और कुछ सालों के बाद में सीबीआई उनको इंक्वायरी के लिए उसी ऑफिस लेके गया। ये बहुत फनी किस्सा है। बिल्कुल ये फनी किस्सा है। मतलब अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? अगर इतने बड़े बड़े नेता सालों के लिए जेल जा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो हर चीज बहुत सोच समझ के, और कोशिश करिए पॉलिटिक्स में आने के बाद में कि आप गलती से भी कोई गलती ना करें। मतलब गलती हो गई और अगली बार नहीं करेंगे या ऐसा बिल्कुल नहीं। कोशिश मतलब ऐसा हो सकता है ना कि गलती हमारे, हम अच्छा करने जा रहे हैं बट उसका इफेक्ट शायद बैड हो गया हो, पर नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे तो उसे चेंजेस लाकर हम वो चीज ठीक है। पर मैं करप्शन के तौर पर बोल रहा हूँ कि आपको लगता है कि आज मैंने कर दिया किसी का काम और किसी से कुछ पैसे ले लिए और चलता है, अगली बार नहीं होगा, ऐसा नहीं करूंगा, तो आपको उस चीज का आदत लगता है और वो बड़े पैमाने पे करने लगते हो। तो कोशिश करिए कि ये सब चीजों में उलझो मत और अपना करियर बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से आप देश के लिए बनाइए। विराज, मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछने जा रही हूँ, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि ये आप खुद का एक्सपीरियंस आप हमें बताओगे। जैसे आपने युवा शक्ति फाउंडेशन स्टार्ट किया, उसके साथ आपने बहुत सारे काम आपने उसके अंदर किए, सोशल वर्क किया, शायद लोगों को हेल्प करने की शुरुआत की। क्या आपको लोग सपोर्ट करते हैं क्या? और सेकंड क्वेश्चन इसके साथ ही जोड़कर मैं बोलूंगी, सपोर्ट करते हैं और नहीं करते हैं, यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं करते हैं तो आपको सपोर्ट क्यों करना चाहिए? ये मेरा मेन पॉइंट। लोग ऐसा है कि आप सोशल वर्क की भी शुरुआत करो तो लोग ये समझते हैं कि आप पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हो, तो पब्लिक बहुत ही होशियार है, वो आसानी से आपको सपोर्ट नहीं करती। आपको सालों तक आपको मेहनत करनी पड़ती है, उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं आपके अच्छे के लिए यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ खुद के लिए नहीं है। और वो विश्वास जब आप जीतोगे उनका, तब वो लोग आपको जाके सपोर्ट करेंगे। तो मुश्किल बहुत है, समय बहुत देना पड़ेगा, आसान नहीं है, और आपको आपकी प्रायोरिटीज बदलनी पड़ेगी। आपको हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहना पड़ेगा। और पब्लिक आपको, मतलब आप 10 चीजें अच्छी करो और एक भी चीज अगर गलत करते हो तो पब्लिक आपको रिजेक्ट कर देती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ठीक से बात करो, आप लोगों की सुन के लो और सुनना सीखो। मतलब अपनी नहीं सुनानी है आपको जनता की सुननी है। आप नेता बनोगे और सिर्फ भाषण दोगे इससे आप नेता बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लोगों को समझना है, समझ के उस चीज पे क्या हो सकता है वो बोलना है और उनको समझा के बताना है कि ये चीज अगर नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं हो पा रही है। तो उस तरीके से जाओगे तो फिर लोग सपोर्ट बिल्कुल करेंगे आपको। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे कि बहुत से पॉलिटिशियन हमेशा एक ही पॉइंट के लिए आगे जाते, जैसे आए, भाषण दिया, और जब काम करने की बारी आई तो कोई नहीं। बट जब तक पॉलिटिशियन लोगों की सुनेगा नहीं तो कुछ बदलाव नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे ये पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और एक और सवाल जो हमारे रह गया कि आपको एक्सेप्ट क्यों करे? यदि आप बहुत इतना अच्छा काम कर रहे हैं
तो क्या ऐसा सीन है कि आपको लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए? खुली किताब की तरह मैं लोगों के सामने हूँ। 13 साल से हम लोग मतलब मैं मेरे दोस्तों के साथ में और कुछ मार्गदर्शक के साथ में हम लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं। और अगर मेरा काम है सर्व करना और पब्लिक का काम है जज करना, मैं इलेक्शन में खड़ा रहूंगा अपने आप को जज करवाने के लिए। अगर उनको ठीक लगता है कि मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ तो उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे से बेटर कोई लगता है बिल्कुल उनको वोट कीजिए। और जरूरी नहीं है अगर आप उनको वोट करोगे और मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं नाराज होकर साइडलाइन हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि मेरी क्षमता उनसे ज्यादा है मेहनत करने की, आपकी सुनने की, आपका काम करवाने की, तो आप मेरे को चुनो। और मैं आपकी सेवा में तो वैसे भी था और आगे भी रहूंगा। हम सब लोग यंग है, मतलब हम सर या मैं, हमारे आप ऑडियंस भी हमारी बहुत सी यंग है। ऐसे एज तो एक नंबर है, बट हमारा दिल हमेशा यंग रहता है। तो हमारा अगला सवाल काफी यंग जनरेशन के लिए, सारे लोगों के लिए जिनका दिल बहुत यंग है, उन लोगों के लिए। विराज, अभी वैलेंटाइन डे चल रहा है, तो वैलेंटाइन डे के वीक में बहुत सारे पॉलिटिशियंस के ग्रुप वैलेंटाइन जो कपल्स होते हैं, जो घूमते हैं, जो कुछ अपने प्यार को सामने रखने की कोशिश करते हैं, उनको अपोज करते हैं। सो आपका इस पॉइंट को लेकर क्या बोलना है? क्योंकि प्यार सभी के लिए बना है और इसका किस तरह से उपयोग होना चाहिए? क्योंकि जनरेशन तो अभी है कि उनको मिलना होता है, बात करनी होती है, उनके पास जगह नहीं होती। यदि वो मिलते हैं तो कुछ ग्रुप्स जाकर उन्हें अपोज करते हैं, उन्हें गलत तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं। तो आप इस चीज को लेकर क्या बोलते हैं? आपका क्या विचार है इस चीज को लेकर? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को आजादी दी है। अगर आप 18 से और 21 के ऊपर हो तो आप आपके मन के हिसाब से बिहेव कर सकते हो। सिर्फ आपको किसी से प्यार का इजहार करते वक्त, कुछ हरकतें करते वक्त आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, उन्होंने कुछ आजादी हमको दी है, तो हमारे ऊपर कुछ बंधन भी है, समाज के बंधन है। इंडियन सोसाइटी से हम लोग आते हैं, भारतीय संस्कृति को पूरे दुनिया में माना जाता है क्योंकि हम लोग बहुत आदर और बहुत सम्मान से जीते हैं। तो आपको प्यार करने का बिल्कुल अधिकार है। वैलेंटाइंस डे आप बनाइए। अलग अलग पार्टी विरोध भी करती है तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा होगा, पर वो चीज बहुत सर्वाइव करिए, ऐसा नहीं है। आज का युवा हर चीज समझता है, पर हमको हर चीज हमारी आजादी मनाने का, उसको एंजॉय करने का भी अगर अधिकार है, तो बंधनों में रह के जिम्मेदार रहने का भी अधिकार है। तो युवा आज का सोचे कि वो कुछ भी चीज करने के पहले सोचे कि उस चीज का क्या इम्पल्शन समाज पे होता है, लोग जो आपको देखते हैं उनके ऊपर होता है। अगर प्यार है तो आपकी वो आपके एक लिमिटेड प्रेमाइसेस में वो होना चाहिए। आप सार्वजनिक जगह पे अगर बहुत ही बेहुदा बिहेव करते हो तो बहुत गलत बात है। ये आपको भी शर्मिंदा महसूस कराती है और आपके माँ बाप के संस्कारों को भी ये प्रदर्शित करती है कि आप बहुत ही गलत तरीके से ये बिहेव कर रहे हो। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला है कि हम बहुत बार देखते पॉलिटिशियन को गलत साबित करते कि वैलेंटाइन डे अब तो वो दल वाले लोग आएंगे और हमें अपोज करेंगे। ये इनका मोटिव नहीं है। इनका मोटिव है कि हम जहां पर भी हमारी सभ्यता हमसे ना छूटे, सभ्यता को पकड़कर ही हमें काम करना है और आगे जाना है। बस ऐसा नहीं कि हम गए और हमने कुछ गलत व्यवहार किया तो ये लड़की हो लड़का हो, किसी की भी, उनकी फैमिली के नाम भी उनसे जुड़े हुए, तो ये चीजें खराब ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विराज, हमारी बातचीत तो बहुत अच्छी चल रही पॉलिटिक्स को लेकर वगैरह। हमारे साथ कुछ किस्से आप शेयर कर सकते हो जो आपके पॉलिटिशियन करियर में या आपने जब से शुरुआत की है, जो आपके दिल को या आपके करियर को, आपकी लाइफ को, आपके फैमिली को चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कोई किस्सा आपको याद आता है कि आप किसी के बारे में मुझे बता सकते हो कि हाँ, वो एक मेरा टर्निंग पॉइंट था, वो एक किस्सा मेरे लाइफ में हुआ और मैं बहुत चेंज हो गई? या आपके चेंजेस पॉलिटिशियंस में आने से पहले या आने के बाद, ऐसा कुछ? आज मेरी जो पहचान है वो सारी युवा शक्ति फाउंडेशन और मेरे सामाजिक और राजकीय कामों के कारण है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी उम्र का अगर कोई दूसरा युवक भी होता तो वो अपने बिजनेस के कारण एक बहुत ही सीमित अपनी एक इमेज बना पाता, अपनी छवि बना पाता। तो युवा शक्ति ने, आप जब लोगों के लिए सेवा करते हो तो आपको हर जगह पर रिस्पेक्ट मिलता है। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, आपको एक्सेस मिलता है। लोग काफी बोलते हैं कि पुलिस वाले पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिशियंस को नहीं, उनके अच्छे कामों को सपोर्ट करते हैं। तो एक आपको बेनिफिट पॉलिटिक्स में ये जरूर मिलेगा कि आपको हर जगह पे सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हो, तो आपके कामों के लिए भी लोग सबसे पहले खड़े रहेंगे। और एक होता था कि मैं जैसे 2008 के पहले युवा शक्ति शुरू होने के पहले मेरे को जो पहचान थी, मैं इनका बेटा हूँ, ऐसी पहचान थी। आज कहीं जाते हैं तो वो मेरे पापा है, ऐसे पहचान होती है। और वो जो गर्व मेरे पापा को महसूस होता है, उस चीज को आप पैसों में कैलकुलेट नहीं कर सकते। शायद होता मैं 13 साल मतलब स्टार्टिंग में 5-6 साल एजुकेशन में और बाद के समय में अगर फुल टाइम सिर्फ बिजनेस में डालता तो पैसे और ज्यादा कमा पाता। पर आप लिमिटेड पैसों के साथ में भी सुखी रह सकते हो अगर आपको समाधान है तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप आपके घर वालों को कितना गर्व महसूस करवाओ। बैंक बैलेंस आपका कितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आपके साथ में लोग जो खड़े हैं वो कितने हैं आपके पीछे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हर कोई जमीन पर कुछ लिमिटेड समय के लिए पैदा हुआ है, उसके पास बहुत लिमिटेड आयु है। उस आयु में आप कितना ज्यादा अविस्मरणीय काम कर पाते हो, लोगों की सेवा में कितना समय दे पाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सही गलत सारा आपका यही रहने वाला है, अल्टीमेटली आप चले जाओगे
जाने के बाद में आपको बहुत लिमिटेड लोग याद करेंगे, पर कितना अच्छे के लिए याद करते हैं वो सोचना और उस हिसाब से काम करना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं या जिंदा रह रहे हैं ये इतना ज़रूरी नहीं, हमारा काम किस तरह से हम काम किस तरह से कर रहे हैं, हमारा काम किस वे में जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विराज, मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाली हूँ कि कोई ऐसा किस्सा नहीं है आपके पास जो आपको, जैसे अभी कोविड में आपने फूड सप्लाई किया, तो किसी को आप देते वक्त किसी को रोना आ गया, या आपकी एक कुछ अच्छा काम किसी की जिंदगी उसकी बदल दी, ऐसा कुछ किस्सा आपके पास है क्या आप हमारे साथ शेयर ये करना बहुत सारे चाहोगे? किस्से हैं, मैं एक दो जो इम्पोर्टेंट लगते हैं ऐसे मैं बताता हूँ। जलगांव के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और काफी पैसे वाले, मतलब 50-100 करोड़ से ऊपर वाली पार्टी होगी, और काफी बड़ा व्यवसाय है, काफी लोगों से जुड़े हुए और हर सामाजिक कामों में बहुत अग्रसर रहते थे। उनके फैमिली में कोरोना हुआ एक को, और उसके बाद में होम क्वारंटाइन का उस टाइम पर प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल था और हर किसी को क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे होने वाला है। तो उस इंसान के पास में जिसके पास इतना पैसा है, इतनी जगह लोगों को मदद की, उसके लिए कोई खड़ा नहीं था। और उस टाइम पे मेरे को कहीं से जानकारी मिली है ऐसी कुछ मदद की जरूरत है, मैं उनके घर तक गया और वो मैंने फोन करके बोला कि मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। बोले कि अरे नहीं, आप घर के बाहर खड़े रहो, हमारे घर में एक को कोरोना हो गया। और वो बहुत ही विचलित करने वाला डर था लोगों में। मैंने बोला कि मैंने मास्क पहना है, हाथ में सैनिटाइजर की बॉटल है, तो मैं आ सकता हूँ अंदर, आपकी जो मदद है वो मैं कर सकता हूँ। बोले नहीं, आप क्यों रिस्क ले रहे हो। पर मैं बहुत ही बहादुरी तो नहीं बोल सकते, पर अच्छे मन से मैं गया कि अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपका गलत नहीं होगा। उस भावना से मैं घर में गया, बैठा, उनसे फॉर्म भरवा के लिया, उनके वाइफ की तबीयत पूछी कैसी है और उनको बोला कि आप हिम्मत रखिए, मैं सारा कुछ करवा लेता हूँ। और कुछ घंटों के अंदर प्रोसीजर आसान था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत मदद कर रहे थे, वो करवा के मैंने शाम तक किया और होम क्वारंटाइन वो आसानी से हो गए। उनको किसी हॉस्पिटल में या किसी क्वारंटाइन सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने वो शब्द बोले कि ये आपका जो एहसान है, वो मतलब ये आपने जो मदद की है वो हमेशा मेरे लाइफ के ऊपर एक एहसान रहा, और जब भी आपको जिंदगी में जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे को बोलना। इतना बड़ा व्यक्ति जिसके लिए इतना छोटा काम मैंने किया, मतलब उनके हिसाब से शायद वो बड़ा हो सके, पर मेरे लिए सिर्फ वो कुछ करना, एक कागज लेके कुछ ऑफिस में घूमना, उनको समझा के बोलना, उनको हिम्मत बांधना, ये बहुत बड़ा काम उनको लगा। पर आप इतनी छोटी हरकत से भी आप अगर किसी का दिल जीत सकते हो तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और इतना बड़ा आदमी जिसके पास में इतना सब होने के बाद में भी अगर कोई खड़ा नहीं रहता तो उस चीज़ की वैल्यू क्या है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सोसाइटी के लिए खड़े रहो। इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हाईवे से काफी लोग, हर स्टेट में हो रहा था ये, कि पैदल जा रहे थे, लोगों के पास में गाड़ियां नहीं थी, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे कुछ लोगों को मुंबई से कुछ टैक्सी वाले निकले थे जो यूपी जाने वाले थे, तो उनको रास्ते में स्टेट पुलिस ने रोका, ऑर्डर्स ही पैसे थे, स्टेट पुलिस ने रोका और उनको क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में भी यंत्रणा उतनी नहीं थी, उनकी क्षमता उतनी नहीं थी कि वो हर चीज व्यवस्था करवाए। उन्होंने एक अच्छी जगह रहने की व्यवस्था करवाई, उनकी खाना व्यवस्थित मिल रहा था उनको। पर किसी को आदत होती है कि हर 2 घंटे में चाय पीनी है, किसी को गुटखा खाने की आदत है। अब वो आदत है आप एकदम से बदल नहीं सकते, और उनको वो चीज लॉकडाउन में उपलब्ध करवा के देना भी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने वो दी। वो लगभग 3 महीने के पीरियड के लिए जलगांव थे और उनका मनोरंजन भी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों ने कैरम वहाँ पे टीवी लगवा के दिया, टाटा स्काई का कनेक्शन लगवा के दिया। ये सब लोगों को एक जगह पे बैठा के उनका मनोरंजन भी होता है, मतलब क्योंकि समय बीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक जगह बैठकर वो एक जगह बैठ के कैरम खेले, उनकी बॉडी को भी फिजिकल एक्सरसाइज हो, तो क्रिकेट वो खेल सके, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्यों ना हो, पर उनको एक जगह पे बैठ के कुछ तो मनोरंजन हो, उनका एक्टिविटी में ध्यान लगा रहे हैं, उनको घर वालों की याद ना आए। और अगर कोई किसी और स्टेट में भी अटका है तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं, ये हमारा मकसद था, तो हम लोगों ने वो किया। और आज भी उत्तर प्रदेश से वो जब मुंबई गए तो जाते वक्त जलगांव रुके, उन्होंने एक दिन वो बोले कि नहीं, आपके घर अधिकार से बोला कि खाना खाने आना है, कि लॉकडाउन के बाद में जलगांव कैसे दिखता है वो हमको देखना है। तो ये सारी चीजें बहुत इमोशनल करने वाली थी। और इस चीज की आप मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जिंदगी में मैं कभी भी उनको आवाज दूंगा तो वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहेंगे। तो ऐसे काफी सारे दोस्त हमने कमाए हैं, तो वो एक अलग ही असेट मेरे पास बना हुआ है कि उस चीज की कंपैरिजन हम लोग किसी चीज के साथ नहीं कर सकते। क्या बात है, मतलब इस तरह के लोग जुड़ना भी बहुत जरूरी है कि हम साथ बहुत साल साथ में रहते हैं, वो रिलेशन अलग बनते हैं कि हमारे बहुत सालों से रिलेशन है। और मैं विशेष करके एक बात आपको बताना चाहूंगा कि युवा शक्ति फाउंडेशन के बहुत सारे पदाधिकारी हमेशा रहते थे, कार्यकर्ता, और ऐसे था कि युवा शक्ति में हमेशा 10 बुलाओ आप 100 लोग आ जाते हैं। मतलब इतनी स्ट्रेंथ है और इतना विश्वास उनका है मेरे प्रति। तो जब कोरोना का समय शुरू हुआ, मैं किसी भी मेरे कार्यकर्ता, मेरे सदस्य, मेरे दोस्त को बोल नहीं सकता था फोर्स करके कि आपको इस एक्टिविटी में आना ही है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की परमिशन के बगैर आ नहीं सकते थे। अगर उनको कुछ होता है तो उनके पेरेंट्स मेरे को ब्लेम करते थे उस चीज के लिए। पर मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी स्ट्रेंथ थी, जितनी अपेक्षित थी, उससे ज्यादा लोग रहे, पूरे समय तक रहे, और एक को भी कोरोना नहीं हुआ, ना उनके माता पिता को हुआ। सावधानी हमने जरूर ली, पर भगवान का आशीर्वाद रहा, वो जो अच्छे काम किए हम लोगों ने उस चीज का पुण्य मिला, और लोगों का विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये जो विश्वास ऐसे समय पे मैंने देखा, तो मेरे को नहीं लगता कि वो कितनी ही मुश्किल हालात में वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। और मुझे तो ये भी पता चला था कि आप लोगों ने फूड सब लोगों के घर तक पहुंचाया था। ये मतलब वो काफी टफ टाइम था। स्टार्टिंग पीरियड आई थिंक अप्रैल या मई के बीच में लॉकडाउन जो है वो 22 मार्च से शुरू हुआ,
और 23 को मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री आए और उन्होंने बोला कि हम लोग इसको और 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने 31 बोला और उसके बाद वो बढ़ता गया। तो जैसे ही उन्होंने 23 को भी बोला तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम में खाते हैं। बहुत ही बुरी हालत है। मतलब सोसाइटी में अच्छी जगह पे बैठ के बहुत चर्चा करना कि नहीं देश ऐसे हो रहा है, तरक्की कर रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाना तक नहीं मिलता। और काफी लोग हम लोग देखो कि बेगर्स हैं जो लोग मांग के खाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन तक खाना नहीं पहुंचा, उनके हम लोग नजदीक जाना नहीं चाहते। ऐसे स्लम एरिया है जहाँ पे आप पैर नहीं रखना चाहोगे और वो लोग लॉकडाउन में कहीं जाके मांग नहीं सकते। आप मदद भी करना चाहो तो वहां तक पहुंचने के लिए हर पब्लिक को साधन नहीं था। तो हमने कलेक्टर ऑफिस के साथ में बात की। उस टाइम के कलेक्टर थे अविनाश जी ने और उन्होंने हमको कुछ पासेस, विशेष पासेस युवा शक्ति के माध्यम से इशू हुआ कि अगर कोई बांटना चाहता तो स्टेट में पहली बार हुआ कि कलेक्टर ने अपने तौर पर पासेस इशू करे। हम लोगों ने एरिया आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ की जरूरत है। फिर यहाँ के दानशूर लोग हैं, जैसे आज बहुत ही एक बड़े और दानशूर व्यक्ति का जन्मदिन है आज, अशोक जी जैन जो हमारे जैन इरिगेशन के अध्यक्ष है। तो उन्होंने इसमें बहुत ही बड़ी पहल ली कि उन्होंने अपनी तरफ से शुरू किया कि 9,000 पैकेट मैं आपको पर डे दूंगा, सुबह 9,000 और शाम में 9,000, 18,000 पैकेट की उन लोगों ने शुरुआत की। और उन्होंने बोला कि प्लानिंग आप करो, हम आपको जितना लगेगा राशन उतना देंगे। और उसी के अलावा हम लोगों ने सिटी में भी क्योंकि योगदान हर किसी को करना था और उनका योगदान भी रहे, क्योंकि ये 1-2 व्यक्तियों से चलने वाली चीजें नहीं थी, बहुत लंबा समय हमको लेना था। तो लोगों ने मदद की, हम लोगों ने एरिया आइडेंटिफाई की, हमारे कार्यकर्ता, मैं खुद उस स्लम एरिया तक गए और जो बॉन्डिंग उनके साथ बना है आज भी वो मिलते हैं। मतलब कुछ जगहों पे हम लोग बहुत कम बार सर्व कर पाए होंगे, पर वो आज जब बोलते हैं कि आपने महीना 2 महीने हमको खाना दिया, तो हमको सुन के ऐसे लगता है कि हम लोगों ने उतना नहीं किया जितना वो बोल रहे हैं, पर उनके मन में हम लोग हमेशा जिंदा है। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि यार क्या लॉकडाउन हो गया, घर में तो थे, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हमें तो 2 टाइम का खाना मिल गया, बहुत से लोगों को तो खाना भी नसीब में नहीं था वहां तक पूरा खाना पहुंचाना। क्योंकि हम क्या यार, दाल चावल तुम 2 महीने या घर की एक पर्टिकुलर चीज एक टाइम पे कंटिन्यू नहीं खा सकते। तो आपने रोटी, सब्जी, स्वीट, आई थिंक नमकीन सब कुछ प्रोवाइड किया था। और इसी के अलावा एक बोलना चाहूंगा विशेष करके कि पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग ये हमेशा रास्ते पे रहे, कि लोगों को ये अपील करते रहे। कभी कभी पुलिस को सख्त भी होना पड़ा, कभी कभी उनको डंडा भी उठाना पड़ा, वो पर हमारी सुरक्षा के लिए था। और वो पूरे तरीके से इतने तरीके से एक्सपोज थे कि उनको कुछ भी हो सकता था। पर वैसे समय में इतनी कड़कती धूप थी, जलगांव की आप धूप जानते हो, उस टाइम पे हम लोगों ने कुछ लोगों की मदद लेके उनको जूस की बॉटल्स हो, उनको कुछ फ्रूट्स हो, उनको चाय हो, पानी हो, छोटी छोटी चीजें हो, और लोगों को अपील की कि आप आपके घर के बाहर अगर थोड़ा 10 कदम जाते हो तो पुलिस वाले रोकेंगे नहीं, पर आप उनको सर्व करिए, आसपास में जो लोग हैं उनको मदद करो। और ऐसे बड़े पैमाने पर जलगांव में लोग आए जिन्होंने सामने आके ऐसे लोगों की मदद की। तो पुलिस का भी एक बदलता चेहरा और उनको भी नागरिकों का एक अलग प्रतिसाद ये दिखने मिला। और गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पब्लिक के योगदान से आप देखो कि कोरोना जितना फैलना चाहिए उतना नहीं फैला, इंडिया में बहुत लिमिटेड जगह पे रहा और हम लोगों को हानि भी बहुत ही कम हुई। अगर आप बाकी के फॉरेन नेशन देखो जहाँ पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, उनसे ज्यादा बेटर इंडिया ने डिलीवर किया। विराज, मैं आपको मतलब हमारा समय कम है, इसकी वजह से हम आखिरी सवाल की तरफ जाते हैं। आप यूथ को क्या बोलना चाहोगे और हमारे ग्रुप को क्या मैसेज देना चाहोगे? यदि आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपके किसी नए प्रोग्राम के साथ उन्हें काम करना है तो वो आपसे किस तरह से जुड़े, या हमारे यूथ को आप क्या बोलना चाहते हो कि यदि युवा शक्ति में आपको जुड़ना है या फिर कुछ अच्छा काम करना है तो आपके साथ कनेक्टेड हो, तो आप उन्हें कुछ टिप्स दे सकते हैं या आप अपनी प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं? युवा शक्ति जो फाउंडेशन है ये आपके लिए है, आपके अधिकार का मंच है। ये मेरा या कुछ लिमिटेड सीमित लोगों का नहीं है, ये आपके लिए हमेशा खुला है। हमारी वेबसाइट है yuvashaktiindia.org। इस वेबसाइट पर लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप देख लेना। आप उस लिंक पे जाकर, उस वेबसाइट पे जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि हमारा एग्जैक्ट एजेंडा क्या है, हमारा मकसद क्या है। उस पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मेंबरशिप का, वो आप फिल कर सकते हो, वो फ्री ऑफ चार्ज है, वो आप भरिए। और युवाओं को मेरा आह्वान यही रहेगा कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानो और देश को हमारे से बहुत जरूरत है, देश के लोगों को हमारी जरूरत है। और हम लोग भारत को अपनी माता बोलते हैं, तो माता को सर्व करना, उनकी सेवा करना हमारा मेन मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पैसा बिल्कुल कमाना है, अच्छा करियर बिल्कुल बनाना है, पर देश हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है, हमको आगे आके देश के लिए कुछ तो नहीं बहुत कुछ करना है। थैंक यू सो मच विराज, आप आज हमारे साथ आप जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने आज शेयर की है। आगे भी हम इसी तरह जुड़े रहेंगे।